नमस्कार दर्शकों, तबला संगीत का अटल साथी इस हमारे कार्यक्रम माला में आज 14वें एपिसोड में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। दर्शकों, तबला एक ऐसा अत्याधुनिक विकसित वाद्य यंत्र है कि जिसकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। दुनिया का सबसे प्रगत वाद्य, दुनिया का सबसे विकसित वाद्य, ताल वाद्य अगर तबले को हमने कहा जाए तो उसमें कुछ अलग बात नहीं होगी। एक यथार्थता इसमें है। तबले की ये बात हमें पिछले 13 एपिसोड में समझाई जनाब समीर सूर्यवंशी साहब ने, जो कि पंडित अनिंदो चटर्जी के शागिर्द है और बहुत ही अच्छे तबला वादक है। आपके साथ हारमोनियम पर नगमा या लहरा दिया था माधव मारने जी ने। और आज भी कुछ बातें हम तबले के बारे में इनसे जान कर लेने वाले हैं। दर्शकों, पिछले 13 एपिसोड में हमने देखा कि तबले की उत्पत्ति कैसे हुई, तबले का निर्माण कैसे हुआ। फिर हमने देखा कि ये तबले का स्वरूप कैसा है, तबले की बनावट बुनावट कैसे होती है, तबले के कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से अंग से कौन कौन सी ध्वनियाँ निकलती है और इन ध्वनियों को मिलाकर फिर तबले की भाषा कैसे बनती है। ये बातें देखते हुए हमने ये भी देखा कि तबला कौन कौन से संगीत प्रकार में किस किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। शास्त्रीय संगीत में गायन वादन नृत्य में इसका इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है। उसी तरह से उपशास्त्रीय संगीत में, फिल्मों में, लोक संगीत में सूफियाना कलाम जब गाए जाते हैं, सूफियाना मौसीकी गाई जाती है, उसमें इस वाद्य यंत्र का उपयोग किस प्रकार होता है, ये बातें भी हमने देखी। और हमारा एक विशेष एपिसोड सिर्फ इस बात पे आधारित था कि तबले का इस्तेमाल फिल्मों में किस प्रकार किया गया है। तो एक बहुत ही बड़ा विषय है तबले का इस्तेमाल। और ये सब देखते हुए हमने तबला कैसे बजाया जाता है, तबले के कुछ मूल ठेके कैसे हैं, कुछ मूल ताल कैसे हैं, ये बातें भी हमने जान ली समीर जी से। और ये देखते हुए तबले के कुछ घरानों के बारे में भी हमने संक्षेप में चर्चा की थी कि जिसमें बनारस है, फिर पंजाब है, दिल्ली है, फर्रुखाबाद है, अजराड़ा है, लखनऊ है, ऐसे कुछ घरानों की संक्षेप में हमने चर्चा की थी। और आज हम इस मोड़ पर आके पहुँचे हैं कि तबला, जो कि आज एक बहुत ही अहम स्वरूप का वाद्य बन चुका है, एक ज़माने में सिर्फ संगति के लिए बजने वाला ये वाद्य यंत्र आज एक स्वतंत्र वाद्य के रूप में उभरा है। और इसके पीछे जो प्रयत्न है, जो योगदान दिया है हमारे महान संगीतकारों ने, महान तबला वादकों ने, महान विद्वज्जनों ने, उनका स्मरण करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। उन सभी को प्रणाम करते हुए आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। समीर जी, पिछले 13 एपिसोड में जो बातें हमने हमारे दर्शकों को बताई, जी हाँ, इन बातों का एक पुनरावलोकन करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और ये जो हमारा आखिरी एपिसोड है, इसमें चर्चा हम इस बात की करेंगे संक्षेप में। तो
इन बातों की चर्चा करते हुए सबसे पहले तो हमें उसी बात पर जाना होगा कि तबले के जो मूल ठेके हैं या मूल ताल है, तो उनकी मात्राएं, उनके खंड, ये सबसे पहले हमने हमारे दर्शकों को बताए थे। जी हाँ तो आज संक्षेप में हम ये जो मूल ताल है जी, जो कि हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं, हमेशा बजाए जाते हैं, तो उनके बारे में आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ तो शुरुआत 3 ताल से करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, हम शुरुआत 3 साल से करते हैं। देखिए 3 ताल, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा तिन तिन धा धा धिन धिन। इसी को दुगन में धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा। इसके बाद झपताल देखेंगे। धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना। इसके साथ एक ताल भी हम देखेंगे। एक ताल का प्रयोजन हमने देखा था कहाँ कैसे होता है। फिर एक बार धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना। फिर दादरा में धागे ना धातु ना धागे ना धातु ना धागे ना धातु। फिर कहरवा आता है धागे न तिनक धिन धागे न तिनक धिन धागे न तिनक धिन। इन 5 ताल जो है ये हमने जो देखे, ये काफ़ी शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल होते हैं। तो हमारे दर्शक श्रोताओं को ये जानकारी हो जाएगी कि ये 5 ताल कैसे कैसे। बिल्कुल। इसमें समीर जी एक और ताल हमने देखा था, रूपक। जी हाँ, जो कि बहुत ही अलग प्रकृति रखता है अपनी। जी हाँ, तो उसका भी ठेका एक बार बता दीजिए। बिल्कुल। तिन तिन ना धिन ना धिन ना तिन तिन ना धिन ना धिन। ये ताल का हमने देखा था मंगेश जी कि इसका उपयोग जो है, हर ताल का उपयोग हमने देखा ख्याल के साथ। इसका हमने फिल्मी म्यूजिक के साथ भी ज्यादा देखा कि था। सिने संगीत के साथ ये कैसा होता है, फिर ठुमरी दादरा के साथ कैसा होता है, और इंस्ट्रूमेंट के साथ यानी कि तंतु वाद्य के साथ कैसा इस्तेमाल होता बिल्कुल। है। हमने ये भी देखा था कि एक ताल का जो स्वरूप है वो विलंबित में बजते हुए थोड़ा अलग हो जाता है और द्रुत में जब बजता है तो अलग हो जाता है। जी बिल्कुल। फिर ये भी बात हमने देखी थी कि रूपक ताल एक ही ऐसा ताल या ऐसा ठेका है कि जिसकी सम जो है वो 3 पर आती है, बाकी सब खुली बजती है सम। सम और काल एक ही पहली मात्रा पे। तो ये जो खासियत है तबला वादन के तालों की या ठेकों की, तो ये हमने महसूस की। और इसके साथ ही हमने देखा कि एकल वादन, स्वतंत्र वादन या संगति, इसमें क्या फर्क होता है। अब जैसे कि गाने की संगति करना है तो उसमें कौन सी एहतियात बरतनी पड़ती है, ये भी हमने जान लिया था। तो उसे भी संक्षेप में समीर जी से सुनते हैं हम कि समीर जी हमें बताइए कि संगति करते वक्त जी एक तबला वादक को कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। संगत अगर गाने के साथ करना है, ख्याल गाने के साथ, तो पहली बात तो वो जो स्वर गायक या गायिका का है, उस स्वर में तबला और उसका बैलेंस या संतुलन होना चाहिए, ठीक से लगना चाहिए। वो स्वर में रख के जो कुछ लय में वो गायक गा रहा है, ख्याल गा रहा है समझो, तो उसकी लय, उसी लय के अंदाज से समझो हमने विलंबित एक ताल ले लिया या झुमरा ताल है या फिर विलंबित 3 ताल है, तो उसका राग का मूड को, जो राग का भाव है, उसको ध्यान में रखते हुए उसमें बढ़ाव भी करनी चाहिए। सिर्फ ठेका पकड़ना नहीं चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत जिसको हम भरना कहते हैं वो भी होना चाहिए। तो उससे गायकी में रंगत, अलग ही रंगत पैदा हो जाती है। ये तो इंस्ट्रूमेंट के साथ अलग होता है। तंतुवाद्य के साथ क्या होता है कि तंतुवाद्य के साथ तबला वादक अपनी तैयारी दिखाने को उसको मौका मिलता है, क्योंकि उसमें कायदे है, रेले बजा सकता है, टुकड़े मुकड़े आदि प्रकार बोल प्रकार बजा सकता है। तो समीर जी, ये तो रही बात संगति की और एकल वादन की या स्वतंत्र वादन की, जिसे हम सोलो वादन भी कहते हैं। आज के ज़माने में तबला सोलो वादन में भी इतना लोकप्रिय हो चुका है जी कि इसके लिए जो इसकी लोकप्रियता जो बढ़ गई है युवा पीढ़ी में और पुराने लोगों में भी, तो ये एक अलग सी मिसाल है जी। और तबले की लोकप्रियता बढ़ाने में
हमारे जो महान संगीतकार है, महान तबला वादक है, उन्होंने जो कोशिश की है, जो योगदान, अनन्य योगदान उन्होंने दिया है, उसके लिए उनको तो हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनके बहुत अनन्य योगदान से ही ये बात तबला जो है इतना लोकप्रिय हो चुका है, हो सका है। तो इसमें महान तबला वादक खां साहब, उस्ताद अहमद जान थिरकवां खां साहब, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब, पंडित शामता प्रसाद जी, पंडित किशन महाराज जी, पंडित कंठे महाराज जी, आमिर हुसैन खां साहब जी, इन जैसे तबला वादकों ने और भी कई विद्वान शास्त्रियों ने, पंडितों ने जो योगदान इस क्षेत्र में दिया है, इससे ही विश्व का एक आधुनिक ताल वाद्य भी, हाँ बिल्कुल, इस नाते से तबला उभरा है। जी हाँ। तो जब चर्चा तबले की हमारी चल रही थी, तो हमने घराने के बारे में या घरानों के बारे में भी कुछ चर्चा की थी। जी हाँ, कि जो मुख्य घराने हैं, कि जैसे लखनऊ है, पंजाब है, दिल्ली है, अजराड़ा है, बनारस है, तो इन घरानों के बारे में भी हमने कुछ चर्चा की थी और संक्षेप में हमारे दर्शकों को हमने बताया था कि घरानों की खासियत क्या है। ये स्वतंत्र तबला वादन में इस घरानों का ज्यादा इस्तेमाल, इस घराने की बंदिश से बजाई जाती है। बिल्कुल। तो और आप शैली से घराने हुए हैं। और जैसा आपने जिक्र किया कि ये जो भी कुछ महान उस्ताद या महान पंडित लोग हो गए जिन्होंने तबला पॉपुलर किया, ये बात तो ठीक है। और दूसरी बात भी है उसमें कि तबला हर जगह होता है। बिल्कुल। लाइट म्यूजिक, मतलब सीने संगीत ले लीजिए या क्लासिकल शास्त्रीय संगीत ले लीजिए, तंतु वाद्य ले लीजिए, हर जगह तबले का इस्तेमाल होता है। और तबले का खुद का ऐसा स्वतंत्र तबला वादन भी होता है। तो बिल्कुल, ये इसीलिए ज्यादा समीर जी, यही एक खास बात है कि आज तबला जीवन का अभिन्न अंग बना हुआ है। बिल्कुल। और इसलिए आज हमारी युवा पीढ़ी में, नई पीढ़ी में बहुत से लोग तबला वादन के क्षेत्र में आना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि इस क्षेत्र में वो भी कुछ कलाकार बने, कुछ योगदान वे भी दे। जी हाँ। तो इसलिए नई पीढ़ी को कुछ बातें लाभान्वित करें, इसलिए हम आज तबला का जो क्षेत्र है कि इसका करियर में या जीवन शैली में कैसा उपयोग हम कर सकते हैं, इस बारे में कुछ मार्गदर्शन आपसे हम चाहेंगे। तो इसकी शुरुआत तो हमें करनी होगी कि तबले का जो प्रशिक्षण है, तबला सीखने की जो प्रक्रिया है, वो कैसे शुरू की जाए। सबसे बड़ी बात है कि अच्छा गुरु मिलना चाहिए। अच्छा अगर मार्गदर्शक हो तो वो शिष्य को धीरे धीरे आगे लाता है। जो कोई भी अच्छा तालीम जिसने लिया है उससे तबला सीखना चाहिए। जो पुरानी बंदिश है, जो कुछ पुरानी परंपरा है तबले की, वो आगे लाने की उसमें वो क्षमता रखेगा। बिल्कुल समीर जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। ठीक तरीके से। लेकिन जो घरानेदार तबला है, वो सीखने की जो प्रक्रिया है वो तो बाद में शुरू होती है। जो प्राइमरी स्टेज होती है, जो प्राथमिक स्टेज होती है तबला सीखने की, इसमें मेरे ख्याल से एक अहम बात यह है कि घर में जो माता पिता है, पालक जो है, अभिभावक जो है, इन्होंने सबसे अच्छा वातावरण अपने बच्चे को तबला सिखाने के लिए एक वातावरण निर्माण करना बहुत जरूरी है, संगीत का वातावरण। और इसलिए अगर घर में प्रोत्साहन उसे मिले तो वो तबला सीखने के लिए उद्युक्त हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। घर का भी चाहिए और गुरु का भी चाहिए, और वो विद्यार्थी जो कुछ भी सीख रहा है उसका भी उसमें जो कुछ भी योगदान है वो पूरे दिल और दिमाग से चाहिए। बिल्कुल, मुझे ये तबला सीखना है। चाहे आपने जिक्र किया गुरु, तो अब ये गुरु परंपरा और हमारी एक दूसरी परंपरा है कि वर्ग परंपरा, यानी जो क्लासरूम परंपरा जो है। जी हाँ। तो बहुत से क्लासेस तबले के जो चलते हैं, उसमें बहुत से विद्यार्थियों को बिठाकर फिर उन्हें तबले का प्रशिक्षण दिया जाता है। और फिर गुरु परंपरा की भाई एक गुरु एक ही शिष्य को बता रहा है और सिखा रहा है, ये भी परंपरा हमारी बहुत अरसे से चलती आ रही है, बहुत पुरानी परंपरा है। तो इन दोनों परंपराओं के बारे में आप क्या कहेंगे? शुरू में देखिए, जब विद्यार्थी सीखता है तो उसे अच्छा गुरु चाहिए, तो बात जरूरी है। लेकिन जब सीख रहा है वो, तो कुछ प्रारंभिक शिक्षा जो होती है, जैसे कि ताल सीख रहे हैं या प्रारंभिक बोल सीख रहे हैं, कुछ कायदे सीख रहे हैं, कुछ रेले सीख रहे हैं, कुछ टुकड़े सीख रहे हैं, मुखड़े सीख रहे हैं, चक्रधार सीख रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब वो विद्यार्थी अपने आप में एक अनुभूति करता है कि मैं अच्छा तबला बजा रहा हूँ, और गुरु को भी ये अनुभूति होती है कि ये लड़का बहुत अच्छा तबला बजा सकता है, तो तब गुरु उसको अपना अच्छा समय देकर, समय निकाल कर उससे जो उसके पास घरअंदाज तबला है जो वो बजाता है गुरु, वो तबला उस शागिर्द से
निकलवाना चाहता है कि ये भी ये बजाए, ये परंपरा ये संभाले। जब तक मेहनत नहीं होती तब तक हमारे अंदर वो बात ठीक से बैठ नहीं जाती, ठीक से हम उसे आत्मसात नहीं कर पाते। तो ये रियाज जो करना चाहिए, तो इस रियाज के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं होती है? हमारे बुजुर्ग लोग कह के गए हैं कि रियाज करोगे तो राज करोगे। क्या बात है? तो वैसी ही बात है। पहली बात तो है कि रियाज दिल से करना चाहिए, और ये रियाज करना सिर्फ जिस्म का काम नहीं कि बस हाथ चल रहा है, ऐसा नहीं, उसमें दिमाग भी चाहिए। खुद दिलो दिमाग से जब तबला बजता है तो वो रियाज होता है। रियाज गुरु के सामने भी करना चाहिए, और कभी कभी एकांत में बैठ के भी रियाज करेंगे, अकेले में भी, अकेले में, तो उससे कुछ अलग प्रतिभा सामने आ जाती है। और एक बात है, ये तो बहुत लंबी यात्रा है रियाज और ये सब बातें। हमेशा विद्यार्थी बन के या एक साधक बन के रियाज को बैठेंगे तो वो रियाज अपने आप आपको, कलाकार को आगे लाता है। जैसे कि मैं रियाज कर रहा हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। बुजुर्ग लोगों ने भी यही रास्ते से किया है, और सालों साल रियाज करके वो अंजाम तक पहुंच गए। अच्छा, कुछ मापदंड तय है ऐसे कि कितना रियाज करना चाहिए, कितने घंटे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? इसके कुछ मापदंड तो हो गए है ना। कुछ देखिए, कुछ प्रकार इसमें चिल्ला भी लगाया जाता है। कुछ हर एक का गुरु जैसे मार्गदर्शन करता है उस तरीके से रियाज होता है। लेकिन मैं समझता हूँ एक विद्यार्थी होने के नाते कि जब आपका दिल चाहे तबला, तो तबला लेके बैठ जाओ, चाहे 5 घंटे हो, 6 घंटे हो, और रियाज बस जम के होना चाहिए। जितना भी करे कम है। हाँ, जितना भी करे कम है। क्या बात है। अब ये बातें हम जब देख रहे हैं कि रियाज, परंपरा, फिर वादन, जी हाँ, संगति, इन सब बातों को देखते हुए मेरे जहन में एक बात आ रही है कि जिन्होंने बहुत ही अनन्य रियाज करके, बहुत ही दिल से रियाज किया, मेहनत की, गुरु से जो कुछ ज्ञान मिला उसे बढ़ाने की कोशिश की और अपना नाम किया, एक लोकप्रियता हासिल की, ये तो हम देखने के लिए उन कलाकारों की यहां जाकर खुद उनसे बातचीत करने वाले हैं। दर्शकों नमस्कार। आज हमारा ये बहुत बड़ा भाग्य है कि आज हमारे प्रोग्राम में हमारे संगीत जगत के एक महान तबला वादक पंडित अनिंदो चटर्जी शामिल हो रहे हैं। पंडित अनिंदो चटर्जी, उनकी शख्सियत, उनका तबला वादन एक ऐसी खास मकाम पे है कि उनके लिए कोई तारुफ या तारीफ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी एक बात का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे संगीत क्षेत्र के एक महान गुरु पंडित ज्ञान प्रकाश जी घोष, उनके आप शागिर्द हैं, और पंडित ज्ञान बाबू जी से आपको जो ज्ञान मिला है वो अनिंदो चटर्जी ने बहुत ही बखूबी अपने रियाज के, अपने प्रतिभा के माध्यम से उसे विस्तृत किया है। और दुनिया में जो शोहरत पाई है उसके पीछे है उनकी लगन, उनकी मेहनत, उनका रियाज और गुरु के आशीर्वाद। तो ऐसे पंडित जी आज हमारे यहाँ कुछ समय हमारे साथ है, इसका अभिमान हमें बहुत है। तो श्रोताओं, सबसे पहले हम पंडित जी से पूछना चाहेंगे कि पंडित जी, ये संगीत की शुरुआत आपने कैसे की थी? आपको तो पंडित ज्ञान बाबू जी का बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है और उसका बहुत ही अच्छा उपयोग अपनी ज़िंदगी में आपने किया है, तबले को महारत हासिल कर दी है आपने। तो आपके कुछ अनुभव हम आज के प्रोग्राम में बांटना चाहेंगे। तो हमें ये बताइए कि शुरुआत कैसे हुई थी आपके इस कला जीवन की? मैं जो 5 साल की उम्र से वो चिल्ड्रन म्यूजिक कंपटीशन हुआ था, जैसे मैं गुरुजी से आए वही इंसिडेंट बताना चाहते हैं। तो चिल्ड्रन म्यूजिक कंपटीशन में तब तो मैं घर में चाचा के पास ही सीखा था। 5 साल में क्या बजाया था, बस कुछ फिक्स चीज़। तो उसमें गुरुजी ज्ञान प्रकाश घोष, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी वन ऑफ द जजेस था। तो मेरा बजाना सुनने के बाद बोलो ये बच्चा को कोई गार्जियन है उसको बुलाओ इधर। तो बुला के फिर गोद पे लिया, फिर कांध पे, और फिर सबके सामने बोला ये लय, छंद और ताल लेकर जन्म हुआ, पैदा तो इसी साथ हुआ इसका अच्छा गुरु मिले तो बहुत अच्छा होगा। तो फिर इसी 1 साल बाद मेरा चाचा जी उनके पास लेके आया, बोला आपका पैर में ही देना चाहते हैं। तो 6 साल की उम्र से गुरु जी से सीख रहा हूँ टिल हिज डेथ। 97 में उनका देहांत हुआ। तो फिर मैं मेरा फिर टर्निंग पॉइंट, और एक जो माय सेकंड गुरु टर्निंग पॉइंट जिनसे मेरा हुआ वो पद्म भूषण
लेट पंडित निखिल बैनर्जी, उनके साथ मैं 1967 से प्रैक्टिस करता था। लाइक ही इज़ माई गुरु, लाइक ही इज़ माई फादर। तो उनके साथ फिर 75 में मेरे को यूरोप लेके गया, अमेरिका लेके गया 75 से। तो 67 से 75 तक उनके साथ प्रैक्टिस करना पड़ा, 3-3, 4-4 घंटा हफ्ता में 2-3 दिन। मैं वो गांव से आते थे। उसके अलावा बहादुर खां साहब, जोग साहब और बुद्धदेव दास गुप्ता, मणिलाल नाग साहब के साथ प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि गुरुजी बोलते देखो तबला शिक्षा एक चीज़ है और एकम्पनीमेंट अलग चीज़ है, तो एकम्पनीमेंट करना चाहिए साथ साथ। तो एकम्पनीमेंट का शिक्षा होता है। लेकिन निखिल बनर्जी के साथ मेरा बजा के मेरा ज़िंदगी का म्यूज़िकल फीलिंग का और कुछ बहुत कुछ खुल गया था। स्वतंत्र तबला वादन भी आज बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है हमारे देश में और विदेशों में भी। तो युवा पीढ़ी में इसका जो चलन आज बढ़ गया है, तो ये लोकप्रियता तबले को जो मिली है वो तो एक रात में तो नहीं मिली है, लेकिन जो मिली है तो उसकी वजह आपके सोच में क्या है? तबला इज ए ओशन। ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, कंपेनिंग इंस्ट्रूमेंट तो है ही। सोलो तबला भी बहुत पॉपुलर हुआ आजकल का दिन में, पहले का ज़माने में इतना नहीं था। अभी तबला जो स्वतंत्र वादन में तो कमाल का इंस्ट्रूमेंट, तबला इज ए ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ऐसी यूनिक परकशन इंस्ट्रूमेंट दुनिया में नहीं है। तबले से कितना साउंड निकलता है, कितना मॉड्यूलेशन हो सकता है, कितना बोल बानी का कॉम्बिनेशन होता है। और तबला आप 3-3, 4-4 घंटा तबला प्रेमी के लिए होल नाइट भी बजा सकते हैं। तबला सोलो तो इनके लिए है। अभी फेस्टिवल में इंडिया में बहुत तबला सोलो हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पहले क्या होता था, तबला सोलो ऑडियंस ले आने के लिए तबला सोलो होता था। चलो 10 बजे कॉन्सर्ट शुरू होगा, 9:30 बजे तबला सोलो लगा दे किसी को, तो बजाते रहेगा, फिर ऑडियंस आते रहेगा, फिर असली प्रोग्राम शुरू होगा। आज ऐसा नहीं है। पंडित जी, ये बड़ी खुशी की बात है कि तबले की तरफ लोगों का रुझान बढ़ चुका है और आज छोटे छोटे बच्चे तबले की तरफ खींचे जाते हैं, तबला सीखना चाहते हैं। उनके जो अभिभावक हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं, वो भी चाहते हैं कि अपना बच्चा तबला सीखे, तबले में करियर करे। और एक बहुत बड़ी सोच इसके पीछे अभिभावकों की है। तो एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तबला सीखना चाहते हैं, तबले को अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये है तबले का कैरियर अगर कोई बनाना चाहते हैं तो बहुत कुछ चीज़ है जो ध्यान रखना पड़ेगा। अभी कोई 5 साल या 10 साल शुरू किया तबला, जिनका अभी उम्र हो गया 30, समझो मैं आई एम गोइंग गिविंग सम एग्जांपल, 30 हो गया, तो वो करियर करना चाहते हैं, तो उसका मुश्किल होगा यही जो उम्र भी ज़्यादा हो गया। ये सब सोचना चाहिए बचपन से, और अपना टैलेंट होना चाहिए और अपना वो कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो पेशेंस और जिद्दी और चैलेंज, ये सब अपने में ऐसा होना चाहिए और तालीम और साधना का साथ होता है, जो हमारा ज़िंदगी में भी था। पंडित जी, जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि तबला संगीत का एक अभिन्न अंग है, संगीत का एक अटल साथी है, और जब तक तबले की संगति संगीत में नहीं है, गायन वादन नृत्य में, तब तक संगीत अधूरा हो जाता है। तो क्या ये भी ज़रूरी है कि जब हम तबला सीखते हैं तो उस वक्त गाना भी हमने सीख लेना चाहिए? इसकी आवश्यकता कहाँ तक है? बहुत, जो तबला सीखते हैं उनको गाना सीखना चाहिए, मतलब गाना नहीं गाना चाहिए लेकिन गाने का फीलिंग होना चाहिए, और गवाई या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का भी तबला का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। पंडित जी, बहुत सी बातें आपसे पूछनी थी और बहुत सी बातें हमने पूछ ली, लेकिन हमें मालूम है कि वक्त हमें इजाज़त नहीं देता है। हमें न चाहते हुए भी आज का ये जो साक्षात्कार है इसे समाप्त करना ज़रूरी है। आप यहाँ आए, हमारे लिए जो जानकारी दी और अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसलिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। नमस्कार।